एक नंबर सुनोगे? 88%। 2024 में डिलॉइट का एक ग्लोबल सर्वे आया। उसमें यह पता चला कि 88% इंडियन जेनजी लोग मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बर्नआउट, होपलेस, पर्पसलेस। और ये वो लोग हैं जो टेक्निकली हिस्ट्री के सबसे प्रिविलेज जनरेशन है। इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटी है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, फिर भी होप नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अमेरिका में एंटी डिप्रेसेंट यूसेज लास्ट 20 सालों में 3 गुना हो गया है। जापान में एक पूरा फिनोमेनन है, हिकिकोमोरी, जहां लक्स लोग घर से बाहर निकालना बंद कर देते हैं परमानेंटली। और इंडिया में हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, हर घंटे में। तो सवाल यह है, अगर दुनिया इतनी बेटर हो रही है, टेक्नोलॉजी बेटर, मेडिसिन बेटर, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर, तो लोग इतने टूट के क्यों जीते हैं? आज की ये वीडियो एक ऐसी बुक के बारे में है जो ये सवाल पूछती है और जवाब देती है जो तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुक का नाम है एवरीथिंग इज फक्ड, अ बुक अबाउट होप, और ऑथर हैं मार्क मैनसन। वही मार्क मैनसन जिन्होंने द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक लिखी थी। लेकिन ये बुक उससे कहीं ज्यादा डार्क, कहीं ज्यादा डीप और कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेटल हो जाओ, फोन साइड में रखो और अगले 25 मिनट अपने लिए दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है। चैप्टर 1, होप क्या होती है और हमने इसको क्यों खोया? पहला सवाल जो मार्क मैनसन पूछते हैं वो ये नहीं है कि होप कैसे पाएं, वो पूछते हैं होप एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि हम सब होप रखो सुनते आए हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़े हैं, इंस्टाग्राम पे सनसेट्स के साथ कैप्शंस देखे हैं, बेटर डेज आर कमिंग। लेकिन एक्चुअली होप काम कैसे करती है और क्यों कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं? मैनसन कहते हैं होप एक फीलिंग नहीं है, होप एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, कंट्रोल। होप तब होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्शंस का कुछ फर्क पड़ता है, कि तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हो। जब ये फीलिंग चली जाती है, जब लगता है कि चाहे कुछ भी करो कुछ नहीं बदलेगा, तब होप खत्म होती है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। 1967 में मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स पे। उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां उनके एक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं था। चाहे कुछ भी करें, रिजल्ट सेम रहता था। कुछ टाइम बाद जब उन्हें एस्केप का चांस दिया गया, वो भागे नहीं, वो सिंपली लेट गए और सफर करते रहे, क्योंकि उनका ब्रेन ये बिलीव करने लगा था कि कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अब ये डॉग्स की बात छोड़ो, तुम्हारे कितने इंडियन पीयर्स यही फील करते हैं? यूपीएससी क्रैक करना इम्पॉसिबल है, स्टार्टअप में सक्सेस करना सिर्फ कनेक्टेड लोगों के लिए है, सिस्टम इतना करप्ट है कुछ नहीं बदलेगा। ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस है और ये होप को डिस्ट्रॉय करता है। पार्ट 2, वैल्यूज। होप तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ होता है जिसके लिए होप करो। मैनसन कहते हैं ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत कम लोगों के पास क्लियर वैल्यूज होती हैं। मोस्ट पीपल के पास गोल्स होते हैं, वैल्यूज नहीं। गोल्स और वैल्यूज में फर्क। गोल है मैं 1 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूं। वैल्यू है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं ताकि मैं अपने टर्म्स पे जीऊं। गोल है मैं फेमस होना चाहता हूं। वैल्यू है मैं एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाना चाहता हूं। गोल्स एक्सटर्नल है, वैल्यूज इंटरनल है। जब सिर्फ गोल्स होते हैं और वो पूरे हो जाते हैं, तब एक एम्प्टीनेस आती है, क्योंकि नेक्स्ट गोल की तरफ भागना शुरू हो जाता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। जब वैल्यूज क्लियर होती हैं तो हर एक्शन मीनिंगफुल लगता है, चाहे गोल अचीव हो या ना हो। पार्ट 3, कम्युनिटी। होप तब सस्टेनेबल होती है जब तुम अकेले नहीं होते। मैनसन कहते हैं ह्यूमंस फंडामेंटली सोशल क्रीचर्स हैं, हम आइसोलेटेड में फ्लरिश नहीं कर सकते। लेकिन 2026 में एक पैराडॉक्स है, हम टेक्निकली सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, एप्स, और इमोशनली सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन रियल कम्युनिटी रिप्लेस नहीं करती। और जब कम्युनिटी नहीं होती, होप सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल बन जाती है, जो बहुत हैवी होती है अकेले उठाने के लिए। तो ये 3 चीजें, कंट्रोल, वैल्यूज, कम्युनिटी, ये होप की फाउंडेशन है। और मैनसन कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड इन तीनों को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे? वो अगले चैप्टर्स में आएगा। लेकिन पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मैनसन का कोर आर्ग्यूमेंट जो पहले चैप्टर में ही आता है, होप इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड, होप इज अबाउट हैविंग अ रीजन टू कीप गोइंग इवन व्हेन एवरीथिंग फील्स टेरेबल।
और ये रीजन बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। ये सुन के अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत हार्ड है, क्योंकि हमारी पूरी अपब्रिंगिंग में हमें ये सिखाया गया है कि खुशी बाहर से आती है। अच्छे मार्क्स आओ, खुशी मिलेगी। अच्छी जॉब लो, खुशी मिलेगी। सही इंसान से प्यार करो, खुशी मिलेगी। मैनसन कहते हैं ये पूरा फ्रेमवर्क गलत है और पूरी बुक इसी को चैलेंज करती है। अब चैप्टर 2 में चलते हैं, जहां मैनसन एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो तुम्हारी सोसाइटी को देखने का तरीका परमानेंटली बदल देगा। चैप्टर 2, थिंकिंग ब्रेन वर्सेस फीलिंग ब्रेन। तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? एक सीन इमेजिन करो। रात के 11 बज रहे हैं। कल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तुमने डिसाइड किया था आज रात पढ़ूंगा, सच में। लेकिन अभी तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फिर यूट्यूब, फिर कोई रैंडम वीडियो, फिर एक और। 2 बज गए, कुछ पढ़ा नहीं। सुबह उठ के तुम खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैं स्टूपिड हूं क्या? नहीं, तुम स्टूपिड नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों आपस में कंटिन्यूअसली फाइट करते हैं। मैनसन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक पावरफुल मेटाफर यूज करते हैं, द थिंकिंग ब्रेन एंड द फीलिंग ब्रेन। फीलिंग ब्रेन, ये तुम्हारा एंशिएंट ब्रेन है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। ये वही पार्ट है जो तुम्हारे एंसेस्टर्स में था जब वो जंगलों में सरवाइव करते थे। फीलिंग ब्रेन का काम था सरवाइव करो, प्लेजर लो, पेन से भागो। ये रैशनल नहीं है, ये पेशेंट नहीं है, ये सिर्फ नाव में जीता है। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो इंस्टेड ऑफ पढ़ने के, फीलिंग ब्रेन ड्राइविंग कर रहा होता है, क्योंकि डोपामीन मिलती है इंस्टेंट। अब जब तुम किसी से आर्ग्यू करते हो सिर्फ क्योंकि ईगो हर्ट हुआ, फीलिंग ब्रेन ड्राइविंग कर रहा होता है, क्योंकि थ्रेट फील हुआ, रिएक्ट करो। अब थिंकिंग ब्रेन, ये तुम्हारा मॉडर्न ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ह्यूमंस को बाकी एनिमल्स से अलग करता है। ये रैशनल है, ये फ्यूचर देख सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकता है, ये लॉन्ग टर्म सोच सकता है। थिंकिंग ब्रेन जानता है अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो कल बेटर होगा। थिंकिंग ब्रेन समझता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, मुझे एग्जिट करना चाहिए। थिंकिंग ब्रेन कहता है मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे सेव करना चाहिए, मुझे वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है फीलिंग ब्रेन ज्यादा पावरफुल है। मैनसन एक ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं, थिंकिंग ब्रेन इज लाइक अ लॉयर, फीलिंग ब्रेन इज लाइक अ जज। द लॉयर कैन मेक ऑल द आर्ग्यूमेंट्स बट अल्टीमेटली द जज डिसाइड्स। मतलब तुम्हारा रैशनल माइंड पूरी आर्ग्यूमेंट बना सकता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, लेकिन अगर फीलिंग ब्रेन नहीं माना तो कुछ नहीं होगा। ये 2026 में इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि पूरी डिजिटल इकोनॉमी फीलिंग ब्रेन को टारगेट करती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, इनके पूरे बिजनेस मॉडल्स इस एक चीज पे बेस्ड हैं, तुम्हारे फीलिंग ब्रेन को हाईजैक करो। इन्फिनिट स्क्रॉल इसलिए इन्वेंट हुआ कि फीलिंग ब्रेन रुके नहीं। नोटिफिकेशंस इसलिए डिजाइन किए गए कि फीलिंग ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड रहे। लाइक्स और कमेंट्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि फीलिंग ब्रेन को वैलिडेशन मिलता रहे। मैनसन कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिबरेट डिजाइन है। सिलिकॉन वैली के ब्राइटेस्ट माइंड्स का एक ही काम है, तुम्हारे फीलिंग ब्रेन को अपना स्लेव बनाओ, और हम वॉलंटरीली, हैप्पीली ये होने देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? मैनसन कहते हैं थिंकिंग ब्रेन को स्ट्रेंथन करो। ये इजी नहीं है, क्योंकि फीलिंग ब्रेन के अगेंस्ट जाना नेचुरली अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी तुम कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले हो, पॉज करो, लिटरली 1 सेकेंड, और पूछो अपने आप से, ये डिसीजन मेरा थिंकिंग ब्रेन ले रहा है या फीलिंग ब्रेन? ये 1 सेकेंड की पॉज बहुत ज्यादा फर्क करती है, क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहला स्टेप है जहां थिंकिंग ब्रेन वापस ड्राइविंग सीट पे आता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो मैनसन बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट द फीलिंग ब्रेन, द गोल इज टू मेक इट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। फीलिंग ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, उससे रीडायरेक्ट करना है। जैसे अगर तुम्हारा फीलिंग ब्रेन एक चीज से डीपली एक्साइटेड हो जाए, कोई पर्पस, कोई मिशन, कोई कॉज, तो वो सेम एनर्जी जो अभी डिस्ट्रैक्शन में जाती है वो फोकस में आ जाएगी। यही है मैनसन के अकॉर्डिंग द सीक्रेट ऑफ ट्रूली मोटिवेटेड पीपल। वो विल पावर से नहीं चलते,
वो अपने फीलिंग ब्रेन को अलाइन कर लेते हैं अपने थिंकिंग ब्रेन के साथ। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना लाइफ का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैनसन एक और बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। हमारा फीलिंग ब्रेन जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो चीज है आवर सेंस ऑफ सेल्फ, आवर आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी ही होप की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। चैप्टर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ, तुम्हारी आइडेंटिटी। ये तुम्हारा प्रिजन है। एक सवाल पूछता हूं, ऑनेस्टली जवाब देना अपने आप को। तुम कौन हो? मैं इंजीनियर हूं, मैं दिल्ली का लगा हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं सेंसिटिव हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं। ये सब लेबल्स हैं और ये लेबल्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब एक और सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज किया और तुम्हें बहुत बुरा लगा? किसी ने कहा तू तो कुछ कर नहीं सकता और अंदर कुछ टूट गया। किसी ने तुम्हारे ग्रुप, तुम्हारे स्टेट, तुम्हारे कॉलेज को क्रिटिसाइज किया और तुम्हें पर्सनली अटैक फील हुआ। किसी ने तुम्हारी बिलीफ सिस्टम से डिसएग्री किया और सडनली वो इंसान तुम्हारा एनिमी लग गया। ये सब आइडेंटिटी थ्रेट है और मैनसन कहते हैं आइडेंटिटी थ्रेट होप का सबसे साइलेंट किलर है। क्यों? मैनसन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द सेल्फ इज अ स्टोरी। मतलब जो तुम अपने बारे में सोचते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये एक्चुअली एक नैरेटिव है जो तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूसली टेल करता है। और ये नैरेटिव प्रोटेक्टिव है क्योंकि एक क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ स्टेबिलिटी देता है। तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम जानते हो तुम्हारे वैल्यूज क्या है। लेकिन ये नैरेटिव डेंजरस भी हो सकता है। कैसे? जब ये नैरेटिव रीडेड हो जाता है। रीडेड आइडेंटिटी के सिम्टम्स, कोई तुमसे डिसएग्री करे, तुम डिफेंसिव हो जाओ बिना सुने। कोई नया आइडिया तुम ट्राई नहीं करो क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। फेलियर फील हो और तुम मंथ्स तक रिकवर ना कर पाओ क्योंकि फेल होना मतलब तुम फेल हो, सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं। कोई तुम्हारी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करे और तुम पर्सनली हर्ट फील करो। मैनसन एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल देते हैं रिलीजियंस और आइडियोलॉजीज के बारे में। दुनिया में वॉर्स क्यों होते हैं? रिसोर्सेज के लिए कभी कभी, लेकिन मोस्ट वॉर्स आइडेंटिटी के लिए होते हैं। हमारा गॉड सही है, हमारी आइडियोलॉजी सही है, हमारा देश सुपीरियर है। जब आइडेंटिटी थ्रेट होती है, ह्यूमंस इरैशनल हो जाते हैं। वो फैक्ट्स नहीं देखते, वो एविडेंस नहीं मानते, वो फील करते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस खतरा में है। और खतरा फील होने पे फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होता है। ये 2026 में सोशल मीडिया पे कैसे दिखता है? Twitter/X पे कोई आर्ग्यूमेंट देखो, रेडिट पे कोई डिबेट देखो, यूट्यूब कमेंट्स देखो। लोग फैक्ट्स एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो आइडेंटिटीज डिफेंड कर रहे हैं। अगर मैं ये मानूंगा तो मैं कौन हूं? यही वजह है कि नो वन एवर चेंजेस देयर माइंड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि माइंड चेंज करना आइडेंटिटी चेंज करने जैसा फील होता है और आइडेंटिटी चेंज इमोशनली डेथ जैसी फील होती है। मैनसन का सॉल्यूशन, जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है, यू मस्ट बी विलिंग टू होल्ड योर आइडेंटिटी लूजली। ये मत सोचो कि तुम इंजीनियर हो, सोचो कि तुम करंटली इंजीनियरिंग कर रहे हो। ये मत सोचो कि तुम इंट्रोवर्ट हो, सोचो कि तुम अभी सर्टन सिचुएशंस में इंट्रोवर्जन प्रेफर करते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारी पॉलिटिकल/रिलीजियस बिलीव्स तुम्हारा कोर है। सोचो कि ये करंटली तुम्हारे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारी बिलीव्स है जो अपडेट हो सकती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है होप के लिए? क्योंकि रिजिड आइडेंटिटी वाले लोग चेंज नहीं कर सकते और होप चेंज की पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है। अगर तुम डीपली बिलीव करते हो कि मैं ऐसा ही हूं, ये नहीं बदलेगा, तो होप इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि मैं इवॉल्व कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं डिफरेंट चॉइसेस ले सकता हूं, तो होप नेचुरल है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो मैनसन सजेस्ट करते हैं, आज एक चीज सोचो जो तुम्हारी आइडेंटिटी का कोर पार्ट लगती है। फिर पूछो अपने आप से, अगर ये बिलीव गलत निकली तो क्या मैं इससे अपडेट कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, वो बिलीव तुम्हारा प्रिजन है। अगर जवाब हां है, वो बिलीव तुम्हारी स्ट्रेंथ है। 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। हमने समझा होप क्या है और कैसे काम करती है। हमने समझा फीलिंग ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन की वॉर। हमने समझा आइडेंटिटी कैसी होप को ब्लॉक करती है। और ये सिर्फ फाउंडेशन था। चैप्टर 4 में मैनसन एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो पूरी बुक का टर्निंग पॉइंट है, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। एक ऐसी रियलिटी जो सुनने में बुरी लगती है, लेकिन जिस दिन तुम इसे ट्रूली एक्सेप्ट कर लो,
उस दिन से तुम्हारा लाइफ परमानेंटली चेंज हो जाता है। चैप्टर 4, द अनकंफर्ट
सोसाइटी ने डिसाइड किया, सेटल डाउन करो, घर लो, कार लो। सोशल मीडिया ने डिसाइड किया, ये मिलना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। फील होता है। अगला दिन थोड़ा और, फिर थोड़ा और। 3 महीने बाद उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है।
अब वो जिम नहीं जाने वाला बंदा नहीं है, वो जिम जाने वाला बंदा है। ये न्यूटन का थर्ड इमोशनल लॉ है। न्यू एक्सपीरियंस ओल्ड आइडेंटिटी को रिप्लेस करता है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है? मैनसन एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं। वो चीज आइडेंटिफाई करो जो तुम फील होने का वेट कर रहे हो। फिर पूछो, इसका सबसे छोटा पॉसिबल एक्शन क्या है जो मैं आज ले सकता हूं? सिर्फ वो छोटा एक्शन लो, बाकी खुद होगा। 3 पावरफुल लॉज मिले आज। हेडोनिक ट्रेडमिल से उतारो, इमोशंस को प्रोसेस करो और एक्शन पहले, फीलिंग बाद में। ये 3 शिफ्ट्स होप को प्रैक्टिकल बनाते हैं। लेकिन चैप्टर 7 में मैनसन एक और डार्क टॉपिक उठाते हैं, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा लाए जो हम सब बिलीव करते हैं, जिसे द फॉर्मूला कहते हैं। चैप्टर 7, द फॉर्मूला। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें सिखाया गया। एक चीज है जो तुम्हें बचपन से सिखाई गई है। स्कूल ने सिखाई, फैमिली ने सिखाई, बॉलीवुड ने सिखाई, एड्स ने सिखाई, और ये इतनी डीपली एम्बेड है कि तुम इसको ट्रूथ मानते हो, प्रोग्रामिंग नहीं। वो चीज है द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, अगर तुम एक्स अचीव करो तो तुम वाई फील करोगे। एग्जाम्पल्स, अगर तुम IIT क्रैक करो तो सेट हो जाओगे। अगर तुम एक अच्छा पार्टनर पाओ तो अकेला नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास इनफ मनी हो तो सिक्योर फील करोगे। अगर तुम फिट हो जाओ तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये फॉर्मूला एक लिए है, और मैनसन कह रहे हैं ये लिए ही मॉडर्न होपलेसनेस का रूट कॉज है। क्यों लिए है ये? क्योंकि फॉर्मूला अज्यूम करता है एक्सटर्नल अचीवमेंट बराबर इंटरनल स्टेट, लेकिन रियलिटी में इंटरनल स्टेट एक्सटर्नल अचीवमेंट से इंडिपेंडेंट है। प्रूफ चाहिए? लॉटरी विनर्स। स्टडीज शो करते हैं कि लॉटरी जीतने के 1 साल बाद विनर्स की एवरेज हैप्पीनेस वापस सेम लेवल पे आ जाती है जहां पहले थी। पैरालिटिक्स, एक्सीडेंट्स के बाद जो लोग पैरालाइज्ड हो गए उनका हैप्पीनेस लेवल भी 1 साल बाद रफली सेम लेवल पे रिटर्न करता है जहां पहले था। यह फिनोमिनन है हेडोनिक बेसलाइन। हर इंसान का एक नेचुरल हैप्पीनेस बेसलाइन होता है। सर्कमस्टेंसेस टेम्परेरीली इस बेसलाइन को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो वापस आता है। तो मतलब क्या? कुछ अचीव ही मत करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनसन ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं अचीव करो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा इंटरनल स्टेट फिक्स करेगा। अचीव करो क्योंकि प्रोसेस मीनिंगफुल लगती है तुम्हें, वो तुम्हारी वैल्यूज से अलाइंड है, वो दुनिया में कुछ ऐड करता है। अचीवमेंट बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, गोल नहीं। यहां एक रियल इंडियन सिनारियो। रिया इंजीनियर बनी क्योंकि फॉर्मूला था इंजीनियरिंग करो अच्छी लाइफ मिलेगी। इंजीनियरिंग में 4 साल मिजरेबल। जॉब मिली, पैकेज अच्छा, फिर भी खाली फील। उसने सोचा शायद प्रमोशन मिलेगी तो बेटर लगेगा। प्रमोशन मिली, थोड़ी देर बेटर, फिर वही। अब वो सोच रही है शायद शादी हो जाए तो। ये फॉर्मूला का ट्रैप है। नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन, और सैटिस्फैक्शन कभी नहीं आती। फॉर्मूला का डेंजरस साइड इफेक्ट, अराइवल फैलेसी। ताल बेन शाहर, हार्वर्ड के पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रोफेसर, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। अराइवल फैलेसी, वो बिलीव की एक स्पेसिफिक गोल अचीव होने के बाद परमानेंट हैप्पीनेस आएगी, और जब वो गोल अचीव होता है और परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आती, एक प्रोफाउंड डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैंने इतना किया, इतना सैक्रिफाइस किया, इतना मेहनत की, फिर भी यही। ये फीलिंग बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट होती है। तो फॉर्मूला की जगह क्या? मैनसन एक रिप्लेसमेंट देते हैं। डोंट आस्क व्हाट यू वांट, आस्क व्हाट पेन यू आर विलिंग टू टॉलरेट। ये रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है। सभी चाहते हैं फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन क्वेश्चन ये है कितना सफर करने को रेडी हो उसके लिए। फिट बॉडी चाहिए? क्या रोज 5 बजे उठने का दर्द टॉलरेट कर सकते हो? सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए? क्या फेलियर और अनसर्टेनिटी का दर्द टॉलरेट कर सकते हो? डीप रिलेशनशिप चाहिए? क्या वल्नरेबल होने का डिस्कंफर्ट टॉलरेट कर सकते हो? जो पेन तुम जेन्युइनली टॉलरेट कर सकते हो वही तुम्हारा ट्रू कॉलिंग है, क्योंकि जब पेन भी मीनिंगफुल लगता है तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। एक एग्जाम्पल जो समझना ईजी है। एक म्यूजिशियन रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। फिंगर्स में दर्द होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, प्रोग्रेस स्लो लगती है, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो पेन उसके लिए मीनिंगफुल था। वो म्यूजिक से इतना कनेक्टेड था कि दर्द भी पर्पस फील होता था। दूसरी तरफ एक इंसान जिम ज्वाइन करता है क्योंकि फिट दिखना चाहता है। दर्द होता है, बोरिंग लगता है,
3 महीने में छोड़ देता है क्योंकि उसका पेन पर्पजलेस था, कनेक्शन नहीं था। तो आज का एक्सरसाइज, अपने आप से पूछो, मेरी लाइफ में कौन सा स्ट्रगल है जिसे मैं जेन्युइनली टॉलरेट करता हूं बिना कंप्लेन किए। वो जगह ढूंढो, वहां तुम्हारा रियल पर्पस छुपा है। 7 चैप्टर्स में हमने समझा होप क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, आइडेंटिटी का ट्रैप, एग्जिस्टेंस की इनसिग्निफिकेंस, गॉड वैल्यूज, इमोशनल लॉज और फॉर्मूला का झूठ। अब चैप्टर 8 में मैनसन एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो 2026 में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, टेक्नोलॉजी, और वो कैसे हमारी होप को सिस्टमैटिकली स्टील कर रही है। चैप्टर 8, इंटरनेट, होप का सबसे बड़ा दुश्मन। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ, 2007 में आईफोन आया, 2010 में इंस्टाग्राम आया, 2016 में टिकटॉक/रील्स कल्चर स्टार्ट हुई। इन 20 सालों में डिप्रेशन रेट्स ग्लोबली 3 गुना हो गई हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इशू बन गई हैं वर्ल्ड वाइड। लोनलीनेस एपिडेमिक लेवल पे पहुंच गई है। कोइंसिडेंस? मैनसन कहते हैं नहीं, इंटरनेट ने होप को कैसे डिस्ट्रॉय किया, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, आउटरीच इकोनॉमी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल सिंपल है, एंगेजमेंट बराबर रेवेन्यू। और कौन सी चीज सबसे ज्यादा एंगेजमेंट ड्राइव करती है? आउटरीच। स्टडीज शो करते हैं कि एंग्री, फेयरफुल, आउटरीच कंटेंट पॉजिटिव कंटेंट से 6 गुना ज्यादा शेयर होता है। तो प्लेटफॉर्म्स डिलिबरेटली या ऑटोमेटिकली वो कंटेंट प्रमोट करते हैं जो तुम्हें एंग्री और एंग्शियस बनाता है। तुम्हारा न्यूज फीड एक केयरफुली क्यूरेटेड आउटरीच मशीन है। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल रिसीव करता है, दुनिया डेंजरस है, लोग बुरे हैं, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। और होप दुनिया के बारे में एक बेसिक पॉजिटिव अजम्पशन पे बेस्ड है। जब वो अजम्पशन कंटिन्यूअसली अटैक्ड होती है, होप इरोड होती है। स्टेप 2, कंपैरिजन कल्चर। इंस्टाग्राम पे कोई अपनी वर्स्ट डे पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी 3 बजे वाली एंजाइटी नहीं दिखाता, कोई अपना रिजेक्टेड एप्लीकेशन नहीं शेयर करता, कोई अपना मेसी रूम नहीं पोस्ट करता। सब सिर्फ हाइलाइट्स हैं। और तुम अपनी फुल लाइफ उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। रिजल्ट हमेशा इनएडिक्वेट फील होता है, हमेशा बिहाइंड फील होता है, हमेशा लेस देन फील होता है। ये कंपैरिजन होप को सफोकेट करता है, क्योंकि होप रिक्वायर करती है एक बेसिक बिलीफ कि तुम केपेबल हो, तुम इनफ हो। जब कांस्टेंट कंपैरिजन वो बिलीफ डिस्ट्रॉय करता है, होप सरवाइव नहीं कर सकती। स्टेप 3, डोपामीन हाईजैकिंग। सोशल मीडिया ने डोपामीन सिस्टम को हैक कर लिया है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन, हर न्यू पोस्ट एक छोटा डोपामीन हिट। प्रॉब्लम यह है, डोपामीन सिस्टम टॉलरेंस बिल्ड करता है। पहले 10 लाइक्स मिलके अच्छा लगता था, फिर 50 चाहिए, फिर 200। और रियल लाइफ जहां डोपामाइन स्लो और स्टेडी मिलती है, बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है। डीप कॉन्वर्सेशन बोरिंग, बुक्स पढ़ना बोरिंग, नेचर में बैठना बोरिंग, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना बोरिंग। क्योंकि रियल लाइफ का डोपामीन इंस्टाग्राम के डोपामीन से कंपीट नहीं कर सकती। और जब रियल लाइफ बोरिंग लगती है, होप रियल लाइफ में नहीं दिख सकती। मैनसन एक पावरफुल मेटाफर देते हैं, द इंटरनेट इज लाइक अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, नेवर हैज अ क्वाइट मोमेंट and constantly screams at you that everything is on fire. You can't find hope in a place like that. You have to step outside. Step outside. Practical solutions जो मैनसन सजेस्ट करते हैं। 1, इंफॉर्मेशन डाइट। जैसे तुम केयरफुली चूज करते हो क्या खाते हो, केयरफुली चूज करो क्या कंज्यूम करते हो मेंटली। कौन से अकाउंट्स फॉलो करते हो, कौन सी न्यूज साइट्स, कौन से यूट्यूब चैनल्स। अगर कोई चीज कंसिस्टेंटली तुम्हें एंग्शियस, एंग्री या इनएडिक्वेट फील कराती है, अनफॉलो इमीडिएटली। तुम्हारा मेंटल हेल्थ किसी भी क्रिएटर के एंगेजमेंट मैट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2, डेजिग्नेटेड ऑफलाइन टाइम। रोज कम से कम 1 घंटा कंप्लीटली ऑफलाइन। नो फोन, नो लैपटॉप, नो स्क्रीन्स। इस टाइम में कुछ भी, वॉक करो, कुक करो, किसी से बात करो, बस एग्जिस्ट करो। ये वियर्ड और बोरिंग लगेगा पहले, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स से गुजर रहा होगा।
लेकिन 2 से 3 हफ्ते कंसिस्टेंटली करो, एंजाइटी लेवल मेजरेबली ड्रॉप होती है। 3. कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। मैनसन कहते हैं पैसिव कंजम्पशन होप डिस्ट्रॉय करता है, एक्टिव क्रिएशन होप बिल्ड करता है। चाहे कुछ भी, राइट करो, ड्रॉ करो, कुक करो, बिल्ड करो, टीच करो, जो भी क्रिएट करते हो वो तुम्हारा है, वो रियल है, वो मीनिंगफुल है, और मीनिंग होप की फाउंडेशन है। चैप्टर 8 ने एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखाया, टेक्नोलॉजी और होप का रिलेशनशिप। लेकिन चैप्टर 9 में मैनसन एक और डीपर लेयर खोलते हैं। क्या होप एक्चुअली इंडिविजुअल चीज है या कलेक्टिव? और अगर कलेक्टिव है तो आज की दुनिया में जहां कम्युनिटीज टूट रही हैं, होप कहां से आएगी? चैप्टर 9, कम्युनिटी। अकेला होप नहीं हो सकती। एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1950s में, सोलोमन एश का फेमस कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल टेस्ट था, 3 लाइंस दिखाओ, पूछो कौन सी लाइन लॉन्गेस्ट है। आंसर ऑब्वियस था, बिल्कुल क्लियर। लेकिन जब बाकी सब लोग डेलिबरेटली गलत आंसर देते थे, 75% पार्टिसिपेंट्स ने भी गलत आंसर दिया, ऑब्वियस सच के अगेंस्ट जाके, सिर्फ इसलिए कि ग्रुप से अलग नहीं होना था। ये एक्सपेरिमेंट एक प्रोफाउंड ट्रूथ रिवील करता है, ह्यूमंस फंडामेंटली ट्राइबल क्रीचर्स हैं। हम ग्रुप में बिलोंग करना चाहते हैं, इतना ज्यादा कि कभी कभी अपनी आंखों देखी रियलिटी भी नहीं मानते अगर ग्रुप कुछ और बोल रहा हो। मैनसन कहते हैं कम्युनिटी और होप डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्पेसिफिकली एक चीज है जो कम्युनिटी प्रोवाइड करती है जो और कोई नहीं कर सकता, शेयर्ड मीनिंग। अकेले मीनिंग क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन फ्रेजाइल होती है। जब मीनिंग शेयर्ड होती है, जब तुम किसी ऐसी कम्युनिटी में होते हो जो सेम वैल्यूज शेयर करती है, मीनिंग और होप दोनों एम्पलीफाई होती हैं। हिस्टोरिकल प्रूफ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम लंदन पे बॉम्बिंग हो रही थी, हर रोज सिस्टमैटिकली। साइकोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट करते थे मास मेंटल ब्रेकडाउन होगा, ऑपोजिट हुआ। लंडनर्स ज्यादा रेजिलिएंट हो गए, कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर हो गई, पीपल मेंटली स्ट्रॉन्गर फील करते थे बिकॉज दे वर सफरिंग टुगेदर फॉर समथिंग दे बिलीव्ड इन। शेयर्ड सफरिंग प्लस शेयर्ड मीनिंग इक्वल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस। 2026 में प्रॉब्लम, कम्युनिटीज टूट रही हैं, जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज इंडिविजुअल्स बन गए हैं, इंडिविजुअल्स स्क्रीन्स के पीछे चले गए हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो रियल कम्युनिटीज रिप्लेस नहीं करती। एक व्हाट्सएप ग्रुप एक मोहल्ला नहीं है, 500 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एक रियल फ्रेंड सर्कल नहीं है, और डिस्कॉर्ड सर्वर एक एक्चुअल ट्राइब नहीं है। रियल कम्युनिटी फिजिकल प्रेजेंस, शेयर्ड एक्सपीरियंस और जेन्युइन वल्नरेबिलिटी रिक्वायर करती है, और ये सब इंटेंशनली बिल्ड करना पड़ता है। मैनसन का कॉल टू एक्शन, फाइंड योर पीपल नॉट ऑनलाइन, इन रियल लाइफ, and invest in those relationships like your mental health depends on it, because it does. Practically कैसे? कोई एक ऑफलाइन एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो जहां तुम्हारे वैल्यूज से अलाइन लोग मिलते हैं। बुक क्लब, कोडिंग ग्रुप, स्पोर्ट्स टीम, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट क्लास, एनीथिंग। वहां जाओ रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। रियल कम्युनिटी इंस्टेंट नहीं बनती, मंथ्स लगते हैं, समटाइम्स ईयर्स, लेकिन एक बार बनती है तो होप कलेक्टिव हो जाती है, और कलेक्टिव होप इंडिविजुअल होप से इनफाइनेटली ज्यादा स्ट्रांग होती है। चैप्टर 9 ने बताया होप अकेले सरवाइव नहीं करती, कम्युनिटी जरूरी है। अब आखिरी चैप्टर 10 में मैनसन पूरा बुक का कंक्लूजन देते हैं, एक ऐसी चीज के साथ जो शायद तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं थी। चैप्टर 10, द फाइनल एक्ट। होप का असली मतलब पूरी बुक में। मैनसन ने डार्कनेस दिखाई, होपलेसनेस, ब्रोकन सिस्टम्स, मैनिपुलेटिव टेक्नोलॉजी, क्रम्बलिंग कम्युनिटीज, मीनिंगलेस परस्यूट। और शायद तुम सोच रहे हो यार ये तो और डिप्रेसिंग हो गया, लेकिन यहां लास्ट चैप्टर में ट्विस्ट आता है। मैनसन कहते हैं होप इज नॉट द बिलीफ दैट एवरीथिंग विल बी ओके, होप इज द बिलीफ दैट योर एक्शंस मैटर इवन व्हेन एवरीथिंग इज नॉट ओके। ये रीडिफाइन करो होप को। होप का मतलब नहीं सब अच्छा हो जाएगा, होप का मतलब है मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा एग्जिस्टेंस मैटर करता है, मेरा एक एक्शन कुछ बदल सकता है। ये स्मॉल बट अनशेकेबल बिलीफ, यही होप है। मैनसन एक फाइनल फ्रेमवर्क देते हैं, द 3 पिलर्स ऑफ रियल होप। पिलर 1, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। होप और सर्टेनिटी ऑपोजिट है। जो लोग सर्टेनिटी डिमांड करते हैं, मुझे गारंटी चाहिए कि ये काम करेगा, वो कभी एक्शन नहीं ले पाते।
होप रिक्वायर करती है अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना। मैं नहीं जानता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि ट्राई नहीं करना डेफिनेटली काम नहीं करेगा। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो, फिर एक्ट करो। पिलर 2, चूजिंग वैल्यूज ओवर फीलिंग्स। फीलिंग्स अनरिलायबल है। कभी मोटिवेटेड फील होते हो, कभी नहीं। कभी कॉन्फिडेंट फील होते हो, कभी नहीं। कभी होपफुल फील होते हो, कभी बिल्कुल नहीं। अगर तुम फीलिंग्स पे डिपेंड करते हो तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन वैल्यूज स्टेबल है। चाहे आज कैसा भी फील हो, मैं अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करूंगा। ये कमिटमेंट होप को फीलिंग्स से इंडिपेंडेंट बना देता है। पिलर 3, शोइंग अप एनीवे। मैनसन का फाइनल मैसेज सरप्राइजिंगली सिंपल है। शो अप even when you don't feel like it, even when it seems pointless, even when you're scared, just show up. बस शो अप करो, रोज, कंसिस्टेंटली, इम्परफेक्टली। कोई गारंटी नहीं मिलेगी, कोई कॉस्मिक साइन नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन वेव नहीं आएगी जो सब इजी बना दे। बस शो अप, और वो शोइंग अप एक के बाद एक, यही होप है इन एक्शन। एक लास्ट स्टोरी जो मैनसन शेयर करते हैं। विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और साइकाइट्रिस्ट, ने लिखा कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। जो लोग सर्वाइव करते थे वो जरूरी नहीं कि फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट थे, वो जरूरी नहीं कि सबसे यंग थे। जो लोग सर्वाइव करते थे उनके पास एक रीजन था, एक मीनिंग, एक क्यों। एक डॉक्टर था, जिस दिन रिलीज होने वाला था उस दिन उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो क्यों खत्म हो गया था। और एक बुढ़िया थी जो हर तरफ से ब्रोकन थी, फिजिकली, इमोशनली, लेकिन वो जीती रही, क्योंकि उसके बाहर एक ट्री था जिसे वो रोज देखती थी और कहती थी, ये ट्री मुझे रिमाइंड करता है कि स्प्रिंग आएगा। वो ट्री उसकी होप थी। तुम सबके लिए अपना ट्री ढूंढो, वो चीज़ जो तुम्हें रिमाइंड करे कि स्प्रिंग आएगा। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई ड्रीम हो, कोई काम हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई वैल्यू हो, वो ट्री ढूंढो, उससे रोज देखो और शो अप करते रहो। तो एवरीथिंग इज फक्ड, अ बुक अबाउट होप। आज 10 चैप्टर्स में हमने समझा, होप एक फीलिंग नहीं, एक इक्वेशन है। कंट्रोल, वैल्यूज, कम्युनिटी। तुम्हारा ब्रेन 2 पार्ट्स में है और फीलिंग ब्रेन को डेलिबरेटली रीडायरेक्ट करना पड़ता है। आइडेंटिटी एक प्रिजन बन सकती है जब तुम उसे लूजली होल्ड नहीं करते। तुम्हारी इनसिग्निफिकेंस एक्चुअली तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रीडम है। गॉड वैल्यूज मैटर करती हैं, क्योंकि जो तुम वर्शिप करते हो वो तुम्हारी लाइफ शेप करता है। इमोशंस फिजिक्स फॉलो करती हैं और एक्शन फीलिंग से पहले आता है। द फॉर्मूला एक लिए है, अचीवमेंट इंटरनल स्टेट फिक्स नहीं करती। इंटरनेट होप स्टील कर रहा है और तुम्हें डेलिबरेटली स्टेप आउटसाइड करना होगा। कम्युनिटी जरूरी है, होप अकेले सर्वाइव नहीं करती। और फाइनली, होप का मतलब है शो अप करना, हमेशा, इम्परफेक्टली, एनीवे। मार्क मैनसन की ये बुक अनकंफर्टेबल है, डार्क है, चैलेंजिंग है, लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुक्स सिर्फ फील गुड होती हैं वो टेम्पररी रिलीफ देती हैं। जो बुक्स अनकंफर्टेबल सच बोलती हैं वो परमानेंट शिफ्ट देती हैं। अगर आज की ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, कमेंट में लिखो शो अप, सिर्फ ये 2 वर्ड्स, ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जो समझ गए कि होप एक फीलिंग नहीं, एक चॉइस है। और अगर कोई दोस्त है जो अभी किसी डार्क जगह पे है, जो होपलेस फील कर रहा है, ये वीडियो उन्हें भेजो, क्योंकि कभी कभी सही वक्त पे सही बात बहुत फर्क करती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में एक और ऐसी बुक आ रही है जो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगी। तब तक शो अप करते रहो, अपने लिए, अपनी वैल्यूज के लिए, अपने लोग के लिए, क्योंकि एवरीथिंग मे बी फक्ड बट यू कैन स्टिल मैटर।